ये है हमारी जमीन, हमारा प्लेनेट, और ये है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसमें हमारी अर्थ है। करोड़ों अरबों प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच एक छोटी सी दुनिया। हम जब भी खुले आसमान के नीचे लेटकर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं तो हमें स्टार्स से भरा आसमान नजर आता है। वो स्टार्स जो चमक रहे होते हैं, और फिर हम इंसान ये सोचते हैं कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं। क्या हमारे अलावा किसी और प्लेनेट पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर कोई और भी है इस बेपनाह और ना खत्म होने वाली इस अजीम कायनात में। ये हमारी सोच का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है जिससे हम इस कायनात को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम एक ना खत्म होने वाली सोच के बारे में सोचते हैं कि जिसका जवाब साइंस भी आज तक हमें नहीं दे सकी। आज हमारी प्लेनेट सीरीज की ये आखिरी एपिसोड है। मेरी सीरीज में बहुत सारी मुझसे गलतियां हुई होंगी और शायद कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा वसी है कि अगर इस टॉपिक की डिटेल में जाया जाए तो शायद एक एक प्लेनेट पर कई कई एपिसोड्स बन सकते हैं। मैंने आप तक इस प्लेनेट सीरीज में हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की वो मेनली इंफॉर्मेशन पहुंचाई है कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि हमारे अर्थ के अलावा बाकी प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। इसके अलावा स्पेस में मौजूद प्लैनेट्स की कैटेगरी, उनका सरफेस, एटमॉस्फेयर, वहां पर मौजूद मुख्तलिफ गैसेस किस तरह से इन प्लैनेट्स को वक्त के साथ साथ बदल रही हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। इस सीरीज के अंदर इन प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक और मस्बत सोर्स से ली गई है, जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट की बहुत पॉपुलर थ्योरीज हैं, क्योंकि साइंटिस्ट भी मुख्तलिफ तजर्बात और मुशाहिदात के बाद अपनी एक ऐसी थ्योरी पेश करते हैं जो कि हकीकत के करीब होती है, लेकिन वो 100% हकीकत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पर यह लगा हो कि मैंने कोई इंफॉर्मेशन आपको गलत बताई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ये चाहता हूँ कि इल्म का ये सफर आपके फीडबैक से मजीद बेहतर हो जाए। आज की ये वीडियो किसी एक प्लेनेट या एक मिशन के बारे में नहीं है, बल्कि आज हम ये देखेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम अपनी जिंदगी के सफर में कहां तक पहुंच चुका है। इस कायनात में हर एक चीज का एक स्टार्ट है और एक एंड भी है। सितारे हों, प्लैनेट्स हों या हों गैलेक्सीज, हर चीज की एक अपनी लाइफ है। लेकिन कौन सी चीज कब अपनी जिंदगी पूरी करके खत्म होगी, ये बात वक्त से पहले यकीन के साथ कहना मुमकिन नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक ना सिर्फ हमारी अर्थ बल्कि हमारा पूरे का पूरा सोलर सिस्टम एक सफर पर है, जिसका कोई ना कोई इख्तिताम भी होगा। लेकिन ये अपने सफर में आखिर कहां तक पहुंचा है, ये हम इसी वीडियो में आगे चलकर जानेंगे, जिससे आई एम श्योर कि इस कायनात के बारे में आपकी सोच बदल कर रह जाएगी। लेकिन उससे पहले एक और चीज, आपने शायद नाम सुना होगा बेटलज्यूस। ये आसमान में मौजूद एक ऐसे मशहूर तारों के ग्रुप का सुपर जायंट स्टार है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये अपनी लाइफ के लास्ट फेज में है, और जब ये खत्म होगा तो सुपरनोवा बनकर
फट जाएगा। इसी तरह बहुत से बड़े बड़े सितारे एंड पर आकर एक बहुत पावरफुल एक्सप्लोजन देते हैं और फिर पीछे छोड़ जाते हैं या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल। हमारा सन अभी तक अपनी लाइफ का तकरीबन आधा सफर तय कर चुका है। हमारे सूरज की टोटल लाइफ ऑलमोस्ट 10 बिलियन ईयर्स है और अभी तक उसकी लाइफ तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स की हो चुकी है। यानी सूरज के पास अभी भी करीब 5 बिलियन ईयर्स बाकी हैं। सूरज जब अपने फ्यूल हाइड्रोजन को खत्म करना शुरू करेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेड जायंट बन जाएगा। इस स्टेज में आकर सूरज इतना फूल जाएगा कि वो मरकरी और वीनस जो कि सूरज के करीब वाले प्लेनेट हैं उनको वो निगल जाएगा और फिर वो अर्थ की हद तक पहुंच जाएगा। फिर एक वक्त आएगा जब सूरज अपनी बाहर की लेयर्स को स्पेस में फेंक देगा और फिर वो एक वाइट डिवॉर्फ बनकर रह जाएगा, एक छोटा सा बहुत गर्म लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता हुआ स्टार। यानी सूरज का एंड कुछ इस तरह से होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता से ठंडा होकर बुझ जाएगा, यानी किसी किस्म का कोई धमाका नहीं होगा। इन इमेजेस को गौर से देखें, इनको आपने सोशल मीडिया पर कई बार देखा होगा। ये है आसमान में रंगों का डांस, हल्की हल्की हरियाली, पर्पल और पिंक रोशनी, जैसे कोई अनदेखी फोर्स आसमान पर पेंट कर रही हो। और ये हमें हमारी अर्थ पर क्यों नजर आती हैं? इन्हें कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स। लेकिन आखिर ये क्या होती हैं और ये हमारी अर्थ पर ही क्यों नजर आती है? पुराने वक्तों में एंशिएंट टाइम के लोग इन लाइट्स को अपने अपने मजहब के हिसाब से मानते थे। किसी के लिए ये रूहें थी, किसी के लिए ये देवता, किसी के लिए ये वॉरियर्स की कोई निशानी और किसी के लिए तो ये जादू था। लेकिन दरहकीकत जदीद साइंसी रिसर्च ने इन लाइट्स के असल सीक्रेट को अपनी जुबान में डिकोड किया। हमारा सूरज हमें सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, वो स्पेस में चार्ज पार्टिकल भी फेंकता रहता है। और जब ये चार्ज पार्टिकल्स हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर की गैसेस से टकराते हैं तो आसमान में रोशनी पैदा होती है, यानी ये वाली अरोरा लाइट्स, जिन्हें हम नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स भी कहते हैं। ये लाइट्स हमारी अर्थ से सिर्फ कुछ जगहों से ही नजर आती हैं, यानी कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां से ये लाइट्स नजर आती हैं, जैसा कि नॉर्वे, आइसलैंड, अलास्का और कनाडा। और अब सबसे हैरत अंगेज बात, साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 100 से लेकर 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और हर स्टार के गिर्द उसके अपने प्लैनेट्स भी हैं, जिन्हें साइंटिस्ट ने नाम दिया है एक्सो प्लैनेट्स। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो एक की बजाय 2 स्टार्स के गिर्द चक्कर लगाते हैं। 2024 तक नासा ने तकरीबन 5500 से भी ज्यादा एक्सो प्लैनेट्स को कंफर्म किया है और ये अभी तक सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी के प्लैनेट्स हैं। इनमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अर्थ की तरह ही हैं और कुछ उनसे छोटे भी हैं। कुछ प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जो कि साइज में जुपिटर से भी 10 गुना ज्यादा बड़े हैं। और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और डाटा एनालिसिस से ये पता चला है कि वहां पर पानी और लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस के चांसेस भी हो सकते हैं। जिनमें से कुछ प्लैनेट्स का मैं जिक्र करता चलूं तो उनमें से पहला प्लैनेट है केपलर 452b। ये प्लैनेट हमसे 1400 लाइट ईयर की दूरी पर है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका साइज अर्थ के बराबर है और इस प्लैनेट पर पानी भी हो सकता है और लाइफ के लिए कंडीशंस भी हो सकती हैं। फिर सेकंड नंबर पर जो प्लैनेट है उसका नाम है प्रोक्सिमा बी। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब वाला एक्सो प्लैनेट है। यहाँ भी पानी के होने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा यकीन से नहीं कहा जा सकता। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर जो प्लैनेट है उसका नाम है गिलाइस 581g। ये प्लैनेट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वहां पर लाइफ के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक रिसर्च चल रही है और कंफर्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हम आज तक अपनी गैलेक्सी के बाहर के प्लैनेट्स यानी एक्स्ट्रा गैलेक्टिक प्लैनेट्स डिटेक्ट नहीं कर पाए। और अभी हमारे पास मौजूदा टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि जिससे हम उन प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर सकें या उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकें।
वरना हमारी गैलेक्सी के बाहर भी अरबों खरबों प्लैनेट्स और मौजूद हैं। हमारा यूनिवर्स इस कदर बड़ा है कि इस यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी के अलावा लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। हर गैलेक्सी का अपना एक सिस्टम है, अपनी फिजिक्स और अपनी ही स्टोरीज हैं। अब ना जाने कौन सी गैलेक्सी के किस सोलर सिस्टम में हमारे जैसे ही कोई दुनिया आबाद होगी, जहां क्या पता वक्त किस तरह से चल रहा होगा। और वक्त को तो छोड़े, मैं कहता हूं कि वहां रहने वाली मखलूक कैसी होगी। और हम जिस डायमेंशन में रह रहे हैं, यानी कि हम तीसरी डायमेंशन में रहते हैं, तो क्या वो भी इसी डायमेंशन का हिस्सा होंगे या फिर हमसे भी कोई ज़्यादा एडवांस डायमेंशन का हिस्सा होंगे, ये कोई भी नहीं जानता। और साइंटिस्ट ने आज तक इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हमारी गैलेक्सी के सबसे करीब वाली गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा और हमारी गैलेक्सी के सबसे दूर वाली गैलेक्सी का नाम है GNZ11। इसके अलावा साइंटिस्ट की दरियाफ्त करदा इस यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी है IC1101। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर हम रोशनी की स्पीड से भी सफर करें तो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। और हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी मौजूद है। ये वो ऑब्जेक्ट होता है कि जिसके अंदर प्लैनेट्स तो क्या, स्टार्स भी गिरकर गायब हो जाते हैं। और वो कहां जाते हैं, नोबडी नोज। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहां से लाइट भी वापस नहीं आ सकती। और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम है सेजिटेरियस A। ये रफली 4 मिलियन सन्स के बराबर मास रखता है। इसके इर्द गिर्द सितारे बहुत स्पीड से घूम रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चीज एक विजिबल सेंटर की तरफ खींची चली आ रही है। यही ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है और तमाम स्टार्स, प्लैनेट्स और सिस्टम को अपनी जगह पर बनाए रखता है। और अब यहां से शुरू होता है वीडियो का वो पार्ट कि जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं खुद भी सब्र नहीं कर पा रहा। अगर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएं, यानी हम अगर हेलियोस्फीयर को क्रॉस कर लें, तो हम इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करते हैं। यहाँ हवा, प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। और फिर उससे भी अगर हम दूर चले जाएं तो हमें मिल्की वे के स्टार्स और उनके डस्ट क्लाउड्स ज़्यादा क्लियरली नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये वो जगह है कि जहाँ पर 1977 में साइंटिस्ट के भेजे गए 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अभी ट्रैवल कर रहे हैं। और इससे आगे क्या है ये आपको अभी पता चल जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि हम इस वक्त अर्थ पर तो एक जगह पर खड़े हुए हैं, लेकिन हम स्टैटिक नहीं हैं, यानी एक जगह पर बैठे हुए नहीं हैं, हम रुके हुए नहीं हैं, तो आप क्या सोचेंगे? शायद यहाँ से आपको मेरी बातें बहुत अजीब लग रही होंगी। हम इस वक्त भी एक बहुत लंबी कॉस्मिक जर्नी पर मूव कर रहे हैं। यानी जब से ये वीडियो मैंने स्टार्ट की थी तब से लेकर अब तक हमने स्पेस के अंदर लाखों किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। हमारी जमीन हर लम्हा सूरज के गिर्द घूम रही है, जिसकी स्पीड है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम सोचते हैं कि हम घर में बैठे हुए एक चेयर पर चाय का कप लिए चाय पी रहे हैं, या मैं यहाँ पर एक जगह बैठकर आपको ये वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन असल में हम लम्हा ब लम्हा स्पेस में घूम रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा सूरज भी स्टैटिक नहीं है, वो भी एक जगह पर रुका नहीं हुआ। हमारा सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर सफर कर रहा है, और वो भी 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जिस तरह हमारी जमीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करती है, जिसके बाद हमारा एक साल कंप्लीट होता है, उसी तरह सूरज मिल्की वे के गिर्द जब अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसको तकरीबन 250 मिलियन साल लगते हैं। इसका मतलब है कि जब डायनासोर जिंदा थे तो हमारी जमीन और हमारा सूरज मिल्की वे के दूसरे हिस्से में थे। इसके बाद आता है तीसरा लेवल, यानी हमारी गैलेक्सी का सफर।
हमारी गैलेक्सी भी एक जगह पर रुकी हुई नहीं है। ये सफर कर रही है 4,80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। और ये किस तरफ जा रही है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमारी गैलेक्सी और एक एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और 4 बिलियन सालों के बाद ये दोनों गैलेक्सीज जो हैं ये आपस में मर्ज हो जाएंगी। और यहां से शुरू होता है लेवल नंबर 4। मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती हैं और फिर ये पूरा ग्रुप जिस तरफ मूव कर रहा है उसको साइंस ने नाम दिया है द ग्रेट अट्रैक्टर। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक मैसिव ग्रेविटी जोन है और हम सब उसी की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगली बात सुनकर आई एम श्योर कि आप हैरान रह जाएंगे। हम 2 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती। यहाँ से आगे शुरू होता है लेवल नंबर 5 और इस लेवल पर हम जिस चीज का हिस्सा हैं उसका नाम है लैनिकिया सुपर क्लस्टर। ये कोई छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये सुपर क्लस्टर कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जो किसी तरफ मूव कर रही है या किसी तरफ ट्रैवल कर रही है, बल्कि ये सुपर क्लस्टर अपनी ही ग्रेविटी के साथ बंधे होते हैं। लेकिन ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर यूनिवर्स की एक्सपेंशन के साथ स्ट्रेच कर रहे होते हैं, यानी बढ़ते जा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद आता है आखिरी लेवल, जहां तक साइंस जानती है पूरे यूनिवर्स का फैब्रिक एक्सपैंड हो रहा है। हम सब एक एक्सपैंडिंग ओशियन में तैर रहे हैं जिसका एंड हमें नजर नहीं आता और बस साइंस यहीं तक जा सकी। इससे आगे क्या है? क्या यूनिवर्स इन्फिनिट है? क्या मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं? हम जिस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं उसका एंड क्या होगा? या फिर हम इसी तरह एक्सपैंडिंग फ्लो में ही तैरते रहेंगे? इसका जवाब फिलहाल साइंस के पास नहीं है। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है इसकी डिटेल एक एपिसोड में कवर करना नामुमकिन है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर कई 100 एपिसोड्स बन सकते हैं, मसलन डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, रोग प्लैनेट्स, न्यूट्रॉन स्टार, हाइपर वेलोसिटी स्टार, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और इसके अलावा बहुत कुछ। लेकिन इन पर बात करने से पहले इस वीडियो के लिए काम करना होगा आपको। सबसे पहले तो एक कमेंट में आपको अपनी राय देनी होगी कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और दूसरा आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा ताकि ये इंटरेस्टिंग वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।